खबर चूरू से है, जहां गांव ढढेरू के जोहड़ में डूबने से 2 सगे भाइयों और 1 चचेरे भाई की मौत हो गई। तीनों बकरियां चराने तालाब के किनारे गए थे। गर्मी से निजात पाने के लिए तालाब में नहाने चले गए। हादसे की सूचना पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और तीनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। 3 भाइयों की मौत से गांव में मातम पसरा है। अंतर्गत ढढेरू गोदाराम में मेघवाड़ों की ढाणी के पास में 3 युवक सुबह नहाने के लिए पत्ते जोड़ में गए थे और नहाने के दौरान पैर फिसल गया और बचाने के चक्कर में और गहराई में चले गए। डूबने से तीनों की मौत हो गई। तीनों शवों को बाहर निकलवा लिया गया और पोस्टमार्टम करवाया गया। केंद्र सरकार की ओर से ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का काम बंद करने के फैसले पर सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस इसे 2023 के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में देख रही है। ईआरसीपी पर बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि काम बंद कराने वाली केंद्र सरकार कौन होती है? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं है। पानी राज्य का विषय है, किसी कीमत पर काम बंद नहीं होने देंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने गहलोत पर गाल बजाने और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए ईआरसीपी के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का चैलेंज दिया है। आपकी सरकार का मंत्रालय ने लिख के भेज क्यों दिया हम लोगों को? काम बंद कर दीजिए। पानी सब्जेक्ट होता है, राज्यों का होता है, केंद्र का विषय नहीं है। आपने कैसे बंद कर दीजिए? और मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा, मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूं किसी कीमत। अगर वो गंभीर होते हैं, ईआरसीपी के लागू करने के अंदर जो तकनीकी पेच फंसे हुए हैं उन्हें दूर करने के लिए केंद्र मंत्री की मीटिंग में आते, वहां बात नहीं करेंगे, अखबार में बात करेंगे। हम भी चाहते हैं ईआरसीपी की योजना लागू हो, परंतु वाटर डिपेंडेबिलिटी के नाम पर जो पेच फंसा हुआ है मानदंड को लेकर, उसे दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए मुख्यमंत्री जी, विधानसभा का सत्र बुलाए, उसके बाद बताएंगे कौन किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। ईआरसीपी पर मचे बवाल के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि केंद्र सरकार प्यासे राजस्थान को लेकर राजनीति न करे। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता लड़ाई के लिए तैयार रहें, हमें हर हाल में राजस्थान की जनता को पानी दिलाकर रहना है। दूसरी ओर कटारिया ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट में आ रही बाधा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान की सरकार कहती है कि आप राष्ट्रीय महत्व की परियोजना नेशनल इंपॉर्टेंस आप घोषित करें। 90% पैसा केंद्र सरकार, 10% हम देने को तैयार है, उसके ऊपर चुप्पी खा जाते हैं। उसके बाद में भी जब वो ये भी घोषणा नहीं करते तो राजस्थान की सरकार ये कहती है आप अपना करते रहे, हम पैसे अपने लोगों को नहीं रखना चाहते। 9,600 करोड़ रुपया बजट में हम अलग से देकर के आते हैं, उसके ऊपर भी ये वो काम नहीं करने देते। में दम देंगे, पहले तो है जो कर्जा चुका दो यार, कहाँ से देंगे? जेब में अगर पैसा होता है तो फिर इतनी भीख मांगने की जरूरत ही क्या है? क्यों बार बार केंद्र को कहते हो? अपने लेवल पे घोषित कर दो और काम शुरू कर दो ना। अगर आप करने का अधिकारी आपका है तो आप तो काम शुरू कर दो ना। कम से कम जनता को लगेगा आपने काम ही शुरू कर दिया है। कोटा में एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। कोटा ग्रामीण के गैता पावर हाउस पर बिजली कर्मचारियों की शराब पार्टी और बिजली कटौती को लेकर हंगामे की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बिजली विभाग हरकत में आया। विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। SEVK अग्रवाल ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कनिष्ठ अभियंता क्या कर रहे हैं, क्योंकि जितने GSS हैं 33 kV GSS, उसमें इस प्रकार की घटना ना हो या सामान्य व्यवस्थाएं बनी रहें, अराजकता ना फैले, इसके लिए जो है कनिष्ठ अभियंता को उनका इंस्पेक्शन करना चाहिए, सहायक अभियंता को भी इंस्पेक्शन करना चाहिए। और किसी भी कर्मचारी द्वारा यदि ऐसी बात की जाती है कि शराब पार्टी कर रहे हैं या वो लापरवाही पूर्वक सप्लाई बंद करके बैठ जाता है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश मैंने दे दिए हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में उस वक्त हड़कंप मचा जब बैठक के बाद एक युवक ने बीजेपी जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट के बेटे अरविंद सिंह पर चाकू से हमला कर दिया।
हमले में अरविंद गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर कार्तिक को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक युवक ने सुबह भी कार्य समिति की बैठक में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उसे रोक दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कार्तिक को हिरासत में ले लिया है। सूचना के बाद एसपी सुधीर चौधरी नाथद्वारा पहुंचे और घटना की जानकारी ली। कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ प्रदेश में प्रदर्शन का दौर जारी है। सिरोही में 30 जून को हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अलग अलग संगठनों के 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में जांच शुरू कर दी है। पुलिस की कार्रवाई से बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी विधायक समाराम गरासिया, विधायक जगसी राम कोली और पूर्व विधायक ओटाराम देवासी ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई रोकने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। को दिया है उसको लेकर के जिन्होंने जघन्य अपराध किया उदयपुर के अंदर और शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया था, उसके अपने वो किसी पार्टी का ज्ञापन वो नहीं था, वो सिर्फ विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता थे, लेकिन मात्र देश की भावना रखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की है उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। इस प्रकार की निकम्मी सरकार एक टारगेट बना करके चल रही है। राजस्थान में 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। कॉलेज खुल गए, सभी शैक्षणिक गतिविधियां जारी हैं, लेकिन 2 साल होने को हैं। अभी तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हुई। एक तरफ छात्र संगठनों में चुनाव कराने को लेकर बेचैनी है, वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटी हैं। अधर में लटका छात्र संघ चुनाव। छात्र संघों को चुनाव का इंतजार। छात्र संघ चुनाव कराने की उठी मांग। छात्र संघ के रास्ते मेन स्ट्रीम सियासत। एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री का रास्ता छात्र संघ चुनाव से होकर गुजरता है, लेकिन राजस्थान में कोरोना काल की वजह से 2 साल तक छात्र संघ चुनाव पर ब्रेक लग गया था। अब जब सब कुछ सामान्य है, फिर भी दूर दूर तक छात्र संघ चुनाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में पंचायत से लेकर निकायों तक के चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन चलिए बढ़ते आगे। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन की मांग को लेकर धरना दिया। इन कर्मचारियों की 2 महीने से पेंशन अटकी हुई है। विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी ने बैठक आयोजित कर समय पर भुगतान नहीं होने के लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। सोसाइटी ने इस मामले में सीएम गहलोत को पत्र भी लिखा और समय पर पेंशन का भुगतान करने की मांग की। बजे से 1 बजे तक के बीच में धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये सिर्फ पेंशनर सोसाइटी का ही धरना नहीं था, इसमें वर्तमान में जो शिक्षक साथी कार्य कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी सब इसमें शामिल थे। कोरोना काल के बाद से देश के सभी रेलवे जोन पर यात्रियों की बाढ़ आ गई है। बताया जा रहा है एयरपोर्ट का यात्री ट्रैफिक भी रेलवे का रुख कर रहा है। अचानक इस हुए फ्यूल के दामों में वृद्धि के कारण यात्रियों की हवाई यात्रा में दिलचस्पी कम होती चली गई। इससे रेलवे पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे पर ही जून तक 10,000 डिब्बों की बढ़ोतरी कर दी गई। के समय जो यात्री गाड़ी का संचालन रुक गया था, अब हम लगभग 100%
गाड़ियों का संचालन हमने पुनः प्रारंभ कर दिया है। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पर जो गाड़ियां जो है अब 100% चल रही हैं और इसी के अनुपात में स्टेशनों पर यात्री भार भी बढ़ा है। अगर मैं जयपुर स्टेशन की बात करूं तो जयपुर स्टेशन पर 80,000 से भी ज़्यादा यात्रियों का डेली फुटफॉल है। तो ये एक संकेत दे रही है कि यात्रियों का यात्री भार भी बढ़ा है, क्योंकि हम निरंतर जो है यात्री सुविधा में बढ़ोतरी भी कर रहे हैं और यात्री गाड़ियों के संचालन में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे नई गाड़ियों का संचालन करना, गाड़ियों की डब्बों में अस्थायी या अस्थायी बढ़ोतरी करना। अगर मैं इस साल की बात करूं तो जून माह तक जो है हमने लगभग 10,000 डब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन लगभग रोज रद्द हो रहा है। जहां पर एयरपोर्ट के ऊपर पहले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, वही ट्रैफिक अब बिल्कुल कम होने लगा है। शायद यही वजह है कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट्स की संख्या गिर गई है और अब वही ट्रैफिक रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर रहा है। और यही बड़ी वजह है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर जून महीने के अंत तक 10,000 रेलों के डिब्बों में बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। रेलवे भी कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि कोविड काल के बाद में सबसे ज़्यादा दबाव रेलों के ऊपर आया है और इसके लिए रेलवे अब पूरी तरीके से कमर कसकर तैयार है। रेलों के संचालन को समय पर किया जा रहा है ताकि जो रूट ट्रैफिक डाइवर्ट होकर एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है उसे अच्छी तरीके से संभाला जा सके। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है, लिहाजा हर साल मॉनसून की जोरदार बारिश के बाद उफान पर आई चंबल कोचिंग नगरी को अपनी चपेट में लेती है। इससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। ऐसे में सिविल डिफेंस की टीम बाढ़ से बचाव की तैयारियों में जुट गई है। मॉनसून की तेज बारिश, चारों तरफ पानी ही पानी और घरों में फंसे लोग। लेकिन घर में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में शामिल लोग जान की परवाह किए बिना पानी में घुस गए और फिर बाढ़ में घिरे लोगों को मुसीबत से बाहर निकाला। कोटा के प्रेम नगर इलाके की तस्वीरें फिलहाल ऐसी तो नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में इन हालात से लोगों को निकालने की तैयारियों को लेकर सिविल डिफेंस की टीम ने किशोर सागर तालाब में मॉक ड्रिल की। दरअसल कोटा प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाके में आता है, जहां हर साल मॉनसून के दौरान कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं और हजारों लोग प्रभावित होते हैं। हर साल रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाती है। इस साल भी मॉनसून का आगाज हो चुका है। ऐसे में इस साल भी बाढ़ की स्थिति बनती है तो रेस्क्यू टीम कितनी तैयार है, इसी को प्रशासन ने परखा और इसको लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान किशोर सागर तालाब पर कोटा के प्रेम नगर इलाके का एक सीन क्रिएट किया गया। देश की सेवा करने में झुंझुनू का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। अब झुंझुनू की एक बेटी एयरफोर्स ज्वाइन कर देश सेवा में जुटी हुई है। वैसे तो झुंझुनू की धरती से निकले रणबांकुरे भारत माता की सेवा में हमेशा से अपने प्राणों की आहुति देते आए हैं, लेकिन अब झुंझुनू की एक बेटी अपनी बहादुरी से अपने परिवार और प्रदेश की शान बढ़ा रही है। नाम है कृतिका कुलहरी। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर झुंझुनू के कुलहरियों का बास की बेटी कृतिका कुलहरी ने अपने पिता का सपना पूरा किया है। साथ ही साबित किया कि बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं हैं। कृतिका के पिता रामावतार कुलहरी चाहते थे कि वे सेना में जाएं, लेकिन वे ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके बाद पिता का ये सपना पूरा किया लाडली बिटिया कृतिका ने। फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद पहली बार गांव में आई कृतिका का लोगों ने जमकर स्वागत किया। कृतिका ने बताया कि पहले भी वे कई बार गांव आई हैं, लेकिन इस सफलता के बाद गांव आने पर काफी अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि पहले कृतिका ने एनसीसी के तहत आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन उसका मन वायुसेना में जाने का था। 2 महीने बाद ही जब उसका चयन वायुसेना में हुआ तो वो आर्मी में एयरफोर्स में मूव कर गई। बहुत अच्छा लग रहा है और हम गाँव आते ही थे हर छुट्टियों में, हर टाइम, तो सब लोग यहाँ पे जानते भी हैं और यही तो रहते थे। उससे ज्यादा आई थिंक सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय ऐसा चमत्कार हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई यादें जुड़ी हुई हैं। ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है। 1965 के भारत पाक युद्ध से माता की कीर्ति और बढ़ गई।
जब पाक सेना की ओर से बरसाए गए करीब 3000 जमीनी गोले नहीं फटे। पाक सेना 4 किलोमीटर अंदर तक हमारी सीमा में घुस आई थी, लेकिन देवी के कोप से पाक सेना को न सिर्फ उल्टे पांव लौटना पड़ा, बल्कि अपने 100 से ज्यादा सैनिकों के शव को भी छोड़कर भागना पड़ा। कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगे और पाक सेना का सफाया हो गया। इस घटना के गवाह के तौर पर आज भी मंदिर परिसर में 450 तोप के गोले रखे हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है। तनोट माता के इस चमत्कार को देखकर भारतीय सेना के मेजर सुंदरम इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और सन्यासी हो गए। अपनी आंखों से बमों को गिरते देखने वाले दंडी स्वामी बताते हैं कि 1965 के भारत पाक युद्ध में वो भारतीय सेना में मेजर थे। वो बताते हैं कि उनके सामने पाकिस्तानी बम गिर रहे थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटना तनोट माता का ही चमत्कार था। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 से 10 के बीच इन दिनों पर्यटकों की भीड़ लग रही है। इस इलाके में टाइगर लगातार घूमते दिख रहे हैं। पर्यटक खुली आंखों से बाघों की मस्ती का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे 2 बाघ एक दूसरे से लिपटते, लड़ते, झगड़ते देखे जा रहे हैं। जोन नंबर 6 और 7 में पर्यटकों को एक साथ 3 टाइगर के दीदार हुए। पर्यटकों को बाघों को देखकर रोमांच महसूस हो रहा है। बता दें, जोन नंबर 1 और 5 के बीच पर्यटन पूरी तरह बंद है। जोन 6 से 10 के बीच ही पर्यटक पार्क में घूमने जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।